चलिए स्टार्ट। आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज कड़ाके की ठंड में असुविधा की लड़ाई में के लिए युद्ध के लिए सारे लोग सेना नहीं सेनापति बनने को तैयार हैं। लेकिन मैं कोट करना चाहूंगा दो चार बातों को और सिर्फ एक विषय को। अगर लगता होगा कि मैं तो वजूद में हूं, मैं यहाँ उद्योगपति बन गया, लगता होगा कि मेरे अच्छे मकान बन गए, अगर महसूस करते होंगे कि मेरी अच्छी संपत्ति यहाँ हो गई, मुझे इससे इनकार नहीं। मैं भी बहुत अच्छी संपत्ति बनाया, मेडिकल कॉलेज की आखिरी स्टेज में बिहार में और मुंबई में भी बड़ा अस्पताल बनाया, कई बिल्डिंगों का निर्माण किया। कसम खा के बोल रहा हूं मैं। आप निकालना आंदोलन का इतिहास, नामर्दी का इतिहास था उस राज्य में। भले नवाब मलिक वहां मंत्री बने हो, भले अबुआ समाज में वहां रहते हो, भले कृपा शंकर सिंह वहां रहते हो, चाहे भले ही हरबंश सिंह वहां रहते हो, लेकिन किसी ने आज तक मर्दान की सड़कों पर मराठियों के सामने नहीं दिखाया। और तब मैं मुंबई कोई शौक से नहीं गया था, रोजगार के लिए नहीं गया था। श्री बीपी सिंह जी ने गेहूं आंदोलन का शुरुआत किया था। 4 रुपये 72 पैसे अमेरिका से गेहूं आ रहा था। उस नीति के विरोध में हम वहां गए थे और भैखला जेल में बंद थे। और जेल में ही मैं लोगों ने दास्तां सुना। उसी जेल में अरुण गौरी नाम का डॉन भी, जो दगड़ी दाल मुंबई के दगड़ी चाल का रखने वाला। और मैंने अपने बिहार के लोग, जो सैकड़ों की संख्या में, कम से कम 600 से 650 लोग, जिनको मैंने टच किया, जानने की कोशिश किया, उनकी भाषा से, उनकी बात से, उनके हिंदी से जब मैंने जानना शुरू किया तो सारे लोगों ने बताया आधा तो वहां मुसलमान था और आधा में सारे जाति के लोग थे, और वो आधा में 80% बिहार और 20% उत्तर प्रदेश के लोग थे। मैंने पूछा ये कसूर क्या है बताओ तो। एक आदमी पर एक कसूर नहीं आया। अगर कोई कसूर आया तो एक ही कसूर आया कि वो बिहार का रहने वाला था। कोई भी घटनाएं होती थी तो कौरम पूरा करने के लिए वहां की पुलिस बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पकड़ के जेलों में बंद कर देता था। ये हकीकत है, सच्चाई है। मुझे लगा कि मैं भी एक आंदोलन में आया हूं। एक आदमी ने कहा कि मेरी कसूर यह है कि जब गोलियां चल रही थी, 7 जगहों पर बम ब्लास्ट हो रहा था, मेरी मां बहुत बीमार थी, अश्वत्थामा का अटैक आया था और मुसलमान का बेटा था। मैं अम्मी के लिए गया दवा लाने, और दवा लाने गया, मैं घर जा सका, मैं जेल आया, मेरी मां मर गई। मेरे आंसू नहीं थमे। मुझे लगा कि तमाम जो लोग हमारे यहाँ हैं, आप वो तमाम इसी जुर्म के शिकार हैं। और तब मैंने वहां प्रण लिया कि अगर यहाँ बाला साहब ठाकरे का सल्तनत चलता है, सरकार में सल्तनत में बोल, हुकूमत चलता है, जुल्म की खेती होती है। हमारे भाई ने भी कहा है कि जुल्म की खेती से हमेशा इंसाफ का पौधा निकलता है, और वो इंसाफ का पैदा होता है, उसका नाम और सिर्फ है संघर्ष है, आंदोलन है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। वो भारत ही नहीं, दुनिया में उसे रोशनी कहते हैं, दीपक कहते हैं। दीपक 2 तरह का होता है, एक घर में आग लगाने वाला दीपक होता है और एक दुनिया में रोशनी देने वाला दीपक होता है। डिपेंड करता है कि हमारी उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। और वही मैं जब जेल से निकलने के बाद मुंबई में ऑडिशन किया। आप देखना, रिकॉर्ड में कह रहा हूं, रिकॉर्ड निकालिएगा, और रिकॉर्ड गाना नहीं, खेसारी लाल और मनोज तिवारी का गाना का नहीं। डेट दूंगा, तारीख दूंगा। अब तो हमारे रिश्ते हो रहे हैं आपसे, और इससे प्रेम का रिश्ता हो रहा है। हम एक बंधन में आ रहे हैं, हम एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल हमारी पूरी जानकारी होगी और मुझे भी आपकी पूरी जानकारी होगी। और जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक हम क्रांति का रास्ता का मुसाफिर नहीं बन सकते हम तमाम को। तो आप जानेंगे। जॉर्ज साहब के बाद उस महाराष्ट्र की भूमि पर मैं कहता हूँ, आज मैं कहता हूँ 2 लाख लोग, अगर एक साधारण आदमी राजेंद्र यादव के नेतृत्व में अगर मुंबई की सड़कों पर कोई उत्तर भारतीय, यहाँ पूर्वांचल बोलते हो और मुंबई में उत्तर भारत बोला जाता है। मेरे भाषा में थोड़ा मराठी का कहीं कहीं टोन आ जाता है, माफ कर देना आप लोग।
कहीं कहीं मैं वैसा बोल देता हूँ जो हमारे संस्कार और संस्कृति से दूर है, लेकिन मैं वहां रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मेरे अंदर आ गया। तो मैं ये बात मैं कह रहा हूँ कि वहीं पे आपके बेटा के जुर्म के खिलाफ एक कल्याण जगह है जहां ओम प्रकाश दुबे और मयंक दुबे, दो सगे भाइयों के मनसे के आंदोलन में पत्थर से कुचलकर मार डाला, लेकिन वहां इतने बड़े तादाद में रहने के बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं किया कि उसकी माँ और बाप को अंतिम दर्शन के लिए कोई लाश को वहां पहुंचा दे। लेकिन हमने नहीं पीछे हटा। मैं मर्दानगी की सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूं आपको, लेकिन रिकॉर्ड निकालिएगा, वीडियो का क्लिप आप निकालिएगा, आज तक का देखिएगा, जी न्यूज का देखिएगा, स्टार न्यूज का आप देखिएगा। वहां हिम्मत जुटा करके 50 गाड़ियों से गया और मैं कहा पुलिस वाले से, मैं मारा जाऊंगा, मेरी हत्या होगी, मैं एफिडेविट दे रहा हूं थाने में, मेरी अगर हत्या होगी उसका जिम्मेदार महाराष्ट्र की पुलिस होगी। और मैं वहां जाकर के वहां से लाश उठाया जहां 25,000 लोग मराठीवाद के नाम पर खड़े थे, मनसे के राज के नाम पर खड़े थे, वहां हत्या करने के लिए लोग खड़े थे, उत्तर भारतीयों पर अटैक करने के लिए खड़े थे, लेकिन हम लोगों ने परवाह नहीं किया। हम गए, लेकिन पीछे पीछे पुलिस आई, लेकिन मैंने देखा पुलिस का रूप भी देखा, पुलिस को भाषाई होते देखा, पुलिस को क्षेत्रवादी होते देखा, पुलिस को उसी रूप में देखा जैसे एक दवा लाने वाला बेटा को जेल में डाल दिया। पुलिस को देखा जो हर कोई घटना होती है तो अपना कोरम पूरा करने के लिए बिहार के बेटों को जेल के अंदर डाल दिया। ये तमाम घटनाओं को वहां बड़ा करीब से देखा। तब इस स्थिति में हम लोगों ने एक लड़ाई का निर्णय लिया और पता लगा लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कल्याण की रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, 5 घंटा पूरी शहर मुंबई थम गई और 1.5 लाख लोग की आप संख्या देखिएगा, कम से कम लाखों चप्पल जूते देखिएगा क्लिप में। कल्याण में महाराष्ट्र में जॉर्ज के बाद आपके बेटा के नाम से महाराष्ट्र में एक नया इतिहास लिखा गया। तो मुझे लेकिन लगा कि मैं ज्यादा इंसाफ नहीं दिला सकता। याद रखकर मैं इसलिए कि मुंबई को मैंने देखा कि एक तमाशबीनों की नगरी है, ये बिल्कुल एक चकाचौंध की नगरी है, ये फिल्म सिटी की नगरी है, यहाँ बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में हमने जुड़ा दिल्ली से, छोटी सी इंडस्ट्री लगाने के लिए जुड़ा, छोटे से रोजगार के लिए जुड़ा। लेकिन मैंने यहाँ भी देखा यहाँ वो लोग कहते थे आप दिल्ली जाइए। मैं बोला क्यों मैं दिल्ली जाऊँ? बोला दिल्ली में इतनी आबादी है कि मॉरिशस बन सकता है, दिल्ली में इतनी आबादी है रामबन बन सकता है, दिल्ली में इतनी आबादी है कि ऋषि सुनक बन सकता है, दिल्ली में इतनी आबादी है कि राम गुलाम बन सकता है। मैंने कहा मुझे राम गुलाम और सुनक को नहीं बनना है, लेकिन मैं जहां रहूंगा वहां हमारी अपनी पहचान तो जरूर होगी, इतना समय परहेज नहीं करना। और इसी कड़ी में हमने शुरुआत किया और मैंने देखा, इसलिए मैंने इस रूप में मैंने शुरुआत किया कि मैंने देखा सड़कों पर एक एक झुंड के लोग जो आ रहे हैं उसको जूते से मार रहे हैं, एक एक लोग झुंड आ रहे हैं उनको फांस से मार रहे हैं, उनको कोई डंडे से मार रहा है और उससे पूछा जाता है कि आखिर गलती क्या है, तो ये बोलता है साला बिहारी है, ये साला बिहारी है। यार ये बिहार इतना बड़ा विशाल बन गया कि जो भी आता है वो हाँ सब पता है। और आपके लिए मैं खास कर कह देना चाहता हूं, जो अपने आप को वजूद में समझते हो, अपने आप को पैसा वाले समझते हो, तो आज भी मैं कहता हूं, आज भी मैं ये बात कहता हूं, एक बार अगर वजूद अपना जानना है तो कौन आदमी दिल्ली का टिकट कटाता है? दिल्ली का टिकट वो आदमी कटाता है जिसके घर में दोनों शाम चूल्हे नहीं जलते। हम भी उसमें जोड़ रहे हैं अपने आप को। मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई कारपोरेट का बेटा नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं हूं। आज भी मेरे माँ बाप वही काम करते हैं जैसे किसान और मजदूर के परिवार में होता है। तो मैं देखा बड़े करीब से कि आज हमें जो यहाँ जो हालात है कि इतनी बड़ी संख्या तो जरूर है, इतनी बड़ी बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन हम अपनी वजूद नहीं बना पाए। और हम इसलिए मैं कह रहा हूँ बात को कि अगर अपना जांच करना है तो बहुत पैसा कमा के एक बार आप चले जाइए। आपने जब बिहार छोड़ा था तो ये आपने बिहार के लिए, परिवार के लिए नहीं, उस राज्य सरकार और प्रदेश के लिए भी बड़ा पुण्य का काम किया था कि आपके पैसों से सारी जरूरतें वहां पूरी हुई, आपके पैसे से ऑपरेशन पूरा हुआ बिहार में, आपके कमाई के पैसे से पढ़ाई हुआ, आपके पैसे से वहां घर चला। लेकिन एक बार आप चले जाओ, एक बार प्रधानी का, एक बार मुखिया का नॉमिनेशन वहां कह दो, एक एक आदमी आपके पीछे चपट जाएगा। वो कहेगा कि हमारे के रहना है, आ गया है दिल्ली वाला, आ गया है बॉम्बे वाला। ये बात बोलता है कि नहीं बोलता है? बताओ आप सारे लोग।
सारे लोग बातें बोलता है कि नहीं, ऊंची आवाज में बोलिए, ये बात कहता है कि नहीं कहता, सारे लोग कहता। और जब हम दिल्ली में हम यहाँ आए हैं, एक नॉमिनेशन कर देते हैं, सारे लोग झूठ होते हैं कि समझ जाओ नहीं जीतने देना है किसी भी में, कि ये बिहार वाला यहाँ चुनाव लड़ रहा है। जब हम बिहार में लड़ जाते हैं तो दिल्ली वाला आपको कहता है, और जब दिल्ली में यहाँ आते हैं तो कहता है बिहार वाला। अब बताओ आप कहाँ का हो, आप किस वजूद, कैसी वजूद लेकर बैठे? क्या हमारी हालातें है कि नहीं, ये रियलिटी है कि नहीं है? बताइए सब लोग, अपने मुंह से बताइए, ये हकीकत है कि नहीं? रगों में दौड़ता रहूं ये ईमान वाला है, रगों में दौड़ता रहूं ये ईमान वाला है, जालिम समझता कि बिहार वाला है। अरे हमने क्या किया? हमने अगर यहाँ आया तो इस राज्य को संवारा है। आपकी छोटी ही दिल्ली को हमने आपको महानगर बनाया है, आपकी छोटी दिल्ली को 3 राज्य का एक शहर बनाया है। ये हमारी हकीकत है, हमारी सच्चाई है। लेकिन हम अपनी वजूद यहाँ नहीं बना पाए, हमारी पहचान नहीं यहाँ बन पाई। और हमारी पहचान तब बनेगी, आज हमारे भाई कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, मैं आपकी काबिलियत को सैल्यूट करता हूँ, आपके संघर्ष को भी सैल्यूट करता हूँ, आपके किए हुए कार्यों को भी सैल्यूट करता हूँ। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए जो हुआ है वो कुछ बहुत नहीं हुआ है, जो होने वाला है वो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करने की जरूरत है। और वो बहुत अच्छा करने के लिए मैं इतना बात जरूर कहूँगा, अगर एक पेड़ होगी उसकी लाखों करोड़ पत्तियां होगी, लाखों फूल होंगे और लाखों उसमें फल लगेंगे, उस दिन आपको लगेगा कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। क्योंकि दिल्ली में आज जिस हिसाब से आपकी आबादी है, जिस हिसाब से आपका पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हमें पार्षद और एमएलए नहीं, जिस आप बात कह रहे हैं कि आज इस राज्य में हम प्रवासी नहीं है, और रियलिटी में बात कहता हूँ, प्रवासी किसे आप कहते हैं? प्रवासी उसको कहते हैं भारत का लोकतंत्र में, भारत के डेमोक्रेसी में स्पष्ट रूप से अंकित है। पढ़िए आप अनुच्छेद को निकालिए संविधान का, कहता है जहां जिनकी जितनी संख्या भारी उनको उनकी भागीदारी। अगर मतदान देने का अधिकार है तो केजरीवाल के कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार है। और किससे मांगना है, हमें किससे मांगना है? मैं इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं कि 2-4 कारपोरेटर बना दूंगा, मैं इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं कि 2-4 एमपी बना दूंगा। हम इसके लिए प्रयास कर रहा हूं कि सबसे बड़ी अगर संख्या हमारी है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारे लोग बैठेंगे, उस हमें मांगना नहीं पड़ेगा। उस दिन आपका ही सदन में आपका स्पीकर होगा, उस दिन आपका मुख्यमंत्री होगा और आप ही का विपक्ष भी होगा। और ध्वनि मत से उस काला कानून को खत्म कर देंगे जो 1993 का हमारे यहाँ मांगा जाता है, प्रमाण पत्र, जिसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? क्या है ये? कौन सी डोमिसाइल है ये? कौन सा आप परंपरा चला रहे हैं? ये कौन सी व्यवस्था है? भारत में कहा प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि 1 ही कंट्री है, 1 टैक्स है, 1 नेशन है। फिर ये कौन सी डोमिसाइल हो गए? आप जातियां बदल दिया, आप बनावट बदल दिया, आपने व्यवस्था बदल दिया, ये क्या है? तो इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं, ये कहने आया हूं, हम इस काम के लिए नहीं आए हैं कि कल आप सदन में जाओगे। हम ये कोशिश करने आए हैं कि विपक्ष और सत्ता दोनों की बराबर की, दोनों की शक्ति हमारे पास है। अगर हम यूनाइट हो जाए, मेरे भाई ने अनिल जी ने बड़ा बढ़िया बातें कही कि हम ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जो बीच में एक स्टेज हम बड़े हैं, एक स्टेज हम बड़े हैं कि शिक्षित कुछ हुए हैं, लेकिन दूसरा स्टेज हम संगठित नहीं होंगे। जिस दिन हम संगठन का एक बागडोर है, संगठन की एक कड़ी है, एक एक मोतियों को जोड़ते हुए बढ़ाएंगे, आने वाला दिन में समय आ जाएगा, हमें चिंता करने वाली बात नहीं है। जब संपत्ति आएगा तो भाइयों में बराबर बंटवारा करना हम लोगों को आता है। लेकिन हमें ये प्रयास करना है, हमें आज संकल्प लेना है, हमें निर्णय लेना है। इतने लोग की उपस्थिति, बताओ ये मर्दों की भागीदारी उपस्थिति है, ये मर्दों का है या नपुंसकों का है? हम अपने आप को घुस में जोड़ रहे हैं। हम इतने लोग हैं और हम दिल्ली नहीं बना सकते। ये छोटी सी दिल्ली, 70 सीटों का दिल्ली, आप बताओ, जहां पूरी संख्या हमारी है। और ये बातें यहाँ नहीं होगी, ये बातें वहां नहीं होगी। लोग अगर सोचता हो कि हम बंद कमरे में बात करने वाले होंगे, न आंखें चुरा कर होगी, न आंखें छिपा कर होगी। मर्दानगी से तैयारी करिए, आंखें में आंखें डाल कर आते हो। बातें होगी मंच से खुलेआम होगा। दिए हैं, आपको बनाए हैं, आपको यहाँ दिया हुआ उधार है, आप उधारी लौटाओगे तो भी कोई दाम नहीं, कोई बात नहीं है। तो मेरी नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ रहे ना, किसी और की होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। ये नहीं होने देंगे हम, ये अपने लोग को हम कह लेंगे, समझा लेंगे। जिस दिन मंच लगाकर घूमना चालू कर देंगे वार्ड और बस्तियों में, उस दिन हम अपने लोग को सिर्फ जगाने में कामयाब होंगे। कारपोरेशन भी हमारा होगा, विधानसभा भी हमारा होगा और पार्लियामेंट भी हमारा होगा। हम सारे लोग
कौन जाएगा मैं नहीं तय कर सकता, कौन जाएगा मैं नहीं तय कर सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि जो पेड़ लगाता है वो कभी फल खाने की इच्छा नहीं रखता है। आपके बेटे कायर कहेंगे, इतना मैं जरूर कहूंगा। आप कितना भी कह लो, कितना भी यहां से आप जाओ, सूट बूट में निकल जाओ, लेकिन आने वाला दिन में जब बेटा आपका अपमान सहेगा तो काश कहेगा मेरा बाप अगर इस लड़ाई को लड़ लिया होता तो मैं आज इस सोसाइटी में जाकर अपमानित नहीं होता। ये बात है कि नहीं हमारे लिए? सबसे अगर बेटे से प्यार करते हो, मुझे मालूम है अगर लड़ाई कहीं भी फंसी है, आज लड़ाई कहीं भी रुकी है, तो उसमें परिवार सबसे बड़ी बात है, दूसरी सेकेंडरी जाती है, और तीसरे उसके बाद धर्म है, फिर चौथी बातें अलग बातें आ जाती है। तो आप मुझे बताओ, अगर बीवी से मोहब्बत करते हो, अगर बेटा से प्यार करते हो, तो हमें इतने में जरूर कहना चाहूंगा कि आपको बेटा को यहाँ के राजनीतिक भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपकी पत्नी को भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए महिला सीटों में, आपका बेटा को शासक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या हम जीवन में वोट करेंगे? अगर वोट करने का हमें अधिकार है तो शासन भी करने का है। और आज भी मैं कहता हूं, हमको कौन सी तरजीह देते हो, हमको कौन सी बताते हो तालीम लेने की जरूरी है, हमें किसी से शिक्षा लेने की जरूरी नहीं है। अगर बात भी आज भी चल रहे हो तो निकाल करके देख लो, जो संविधान की अगर दुहाई देते हो तो समझ लेना, अगर सच्चिदानंद सिन्हा तो सौभाग्य हुआ बिहार की धरती से जो पहला संविधान सभा का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य हुआ, और पहली राष्ट्रपति की कुर्सी जिसने भारत की बनावट डेमोक्रेट को पैदा करके जमीन पर उतारा, वो बिहार की धरती का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कहां ले जाते हो? और दिल्ली की बेसावट में गुमान किसी से करते हो? कोई ऐसी धरती नहीं है जहां अगर स्टार का अगर कहीं बैलेट लगा हुआ है, ये बैलेट लगा हुआ है, तो आइए स्वराज पीएसपी, ये चारों दिशा में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां बिहार की धरती से कोई नहीं आया होगा। तो हमें किससे सीखना है? अरे हमारे खून में है, हमारे खून में है, लेकिन हमारे खून पानी क्यों है? हमारे खून पानी क्यों है? हम मदामी क्यों नहीं दिखा पाए? हम इतना ही बात कहना चाहते हैं, कल तक आपको जो अपमान कहता है, कल तक बिहारी कहता था, आप बताओ उसी के मोहल्लों से, उसी के इलाकों में जब अपनी शक्ति, वोट की शक्ति से पराजित करके आ जाओगे, आपके कर्मों में आकर झुक जाएगा आपका बेटा और परिवार का सपना पूरा हो जाएगा। लगेगा कि मैंने कुछ कर दिया। जब इलाज कर मुझे अगर एक छोटी सी एफिडेविट करानी होती है, एक छोटा सा अटेस्टेड भी कराना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है जिनकी आप कोई भागीदारी नहीं है। 5% के पास 95% लोग जाकर हाजिरी लगा रहे हैं। भारत का लोकतंत्र तो उस दिन जिंदा हो जाएगा जो 5% लोग 95% के कदमों में आकर गिर जाएंगे। हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं, हम कहाँ खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इसकी शुरुआत कौन करेगा?